हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी को पता है कि हम लोग फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं, तो आज बिल्कुल और नए सिरे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग पहले चैप्टर का ही पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसमें वीडियो में जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 2024 में जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, उनकी बात करेंगे। तो बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन है, तो सही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसको हम कई बार करा भी चुके हैं और आज फिर से देख लीजिए। इसमें क्या है बेटा, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। कैसी? अक्षीय स्थिति में। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई एक हमारे पास वैद्युत ध्रुव होगा, उस वैद्युत ध्रुव को ए बी मानेंगे, आगे चित्र दिखाएंगे आपको, ए बी मानेंगे, जिसमें प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर स्थित रख लेंगे। किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और माना कि वैद्युत द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। चित्र से स्पष्ट है कि आवेश प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी R माइनस L और आवेश माइनस क्यू से दूरी R प्लस L है। अतः ये तो आपका थ्योरी का सेक्शन रहा। बेटा इसको आपको थ्योरी कैसे करनी है, चित्र के आधार पर करनी है। आपके पास बेटा ये चित्र है, ठीक है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ये देखना है कि जो चित्र है बिल्कुल चित्र के आधार पर सारा सब कुछ करना है आपको, ठीक है। वन सेकेंड, ये जो चित्र है ना, इस चित्र के आधार पे करना है बेटा। आपको कैसे करना है, क्या करना है, देखो हमने अभी आपको बताया था, एक आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है, कौन सा? ए बी। देखो ये वाला जो है वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ये वाला आपका इधर वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा जो है ये ए है और ये वाला जो सिरा है वो बी है। अब बेटा यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ए सिरे पर आपको क्या लिखना है कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके प्लस सिरे पर जिसके प्लस सिरे पर यानी ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। ये दोनों आपस में यानी कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दोनों आवेश एक दूसरे से आपस में 2L दूरी पर रखे हैं, यानी कि 2L दूरी पर रखे हैं। इसका मतलब है, देखो यहाँ से देखो आप, ये 1L ये मिड से इधर को है और 1L इधर को, तो एक और एक दो यानी कि 2L हो जाएंगे, तो 2L दूरी पर यानी 2L दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य में एक बिंदु O है, यानी इनके मध्य में मिड में ये वाला बिंदु आपका क्या है? O है। O से R दूरी पर यानी O से R दूरी पर, ये वाली R दूरी है जो आपके पास में, ये वाली O से R दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है, कोई एक बिंदु P स्थित है। अब P तक की जो दूरी है, यानी यहाँ से आपकी क्या हो गई, ये बिंदु O से P तक की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई आपकी? R हो गई बेटा। तो ये वाली R दूरी है। अब बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगी वो एक तीव्रता जो होगी E1 है आपकी बेटा, और दूसरी तीव्रता E2 है। ये वाली तीव्रताएं हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और है कि प्लस क्यू आवेश के लिए जो तीव्रता होगी वो E1 होगी, और माइनस क्यू आवेश के लिए जो तीव्रता होगी वो बेटा E2 होगी। तो ये वाली आपकी तीव्रता होगी। तो इस आधार पे हम लोग इन क्वेश्चन को करेंगे आगे तक।
तो ये थ्योरी आपको इस चित्र के आधार पे कर लेनी है। तो ये वाला चित्र ये यहाँ भी है। तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ क्या करना है आपको, पहले आपको देखो, ध्यान से देखेंगे आप लोग बेटा, E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। E1 के कारण लिखेंगे तो यहाँ से देखो आपके पास बेटा ये वाली E1 है। जब ये E1 के कारण आप लिखेंगे, जब तीव्रता है इस E1 के कारण, तो क्या आएगा आपके पास में, ये E1 बराबर, यानी कि यहाँ से देखोगे आप लोग ये आ रही है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के, और ब्रैकेट के अंदर में Q अपोन में बेटा आता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पे आपकी जो दूरी आएगी वो आएगी आपकी स्मॉल r माइनस एल। स्मॉल r माइनस एल क्यों होगा बेटा, यहाँ ये बिंदु P है, इस बिंदु P से इस वाले प्लस Q आवेश तक की हमें तीव्रता देखनी है। यहाँ तक की हम तीव्रता देखने के लिए देखो, देखा जाए तो बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की तो तीव्रता आपके पास में एल आर है स्मॉल, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। तो ये वाली L पूरे R में से अगर हम घटा दें, इतनी दूरी पूरे R में से घटा दें इसमें से, तो ये हमारे पास इतनी दूरी बचेगी। तो ये जो दूरी बचेगी बेटा वो क्या हो जाएगी आपकी, R में से L घट जाएगी, यानी R माइनस एल बचेगी आपके पास। तो इसलिए ये वाली जो दूरी है आपके पास में क्या होगी, R माइनस एल होगी। तो R माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब इनकी दिशा क्या है, आपको ये बेटा एरो ये ऐसी दिशा में इधर को दिख रहा है। जब ये दिशा दिख रहा है तो ये ए से पी की ओर दिशा दिख रही है, यानी ए बिंदु से पी की ओर दिख रही है। तो दिशा जो होगी वो कि ए पी दिशा में हो जाएगा, तो इसकी दिशा आ जाएगी ए पी दिशा में। तो इस टाइप से हम इसे मान लेंगे। तथा अब हम लोग बेटा देखेंगे इसी वाली E2 के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब E2 के लिए तीव्रता देखेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, जो बिंदु P है, P से लेकर के इसके लिए जो आवेश है वो माइनस Q आवेश है, माइनस Q आवेश तक की दूरी रहेगी। जब माइनस Q आवेश तक की दूरी लेंगे आप लोग बेटा, तो देख पाएंगे आप यहाँ से क्या आएगा कि अब इतनी दूरी इस R में जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और ये इतनी दूरी है कितनी, L है। तो ये वाली दूरी आपके पास में हो जाएगी R प्लस L हो जाएगी। जब L हो जाएगी तो आप देखेंगे सेम वही सूत्र लगाएंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के और इंटू Q अपोन में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन किधर को रहेगी, डायरेक्शन देखा जाए तो बेटा एरो देखो इधर साइड को है, ऐसे इधर साइड को जब है तो ये P से किसकी तरफ है, V की तरफ है। तो इसकी जो दिशा होगी PB होगी, यानी P से B की तरफ दिशा होगी। तो ये आपका यहाँ से एरो रहेगा। तो आगे आप लोग देखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई है, क्योंकि बिंदु P पर तीव्रताएं E1 और E2 एक ही रेखा, यानी एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं, एक ही रेखा पर विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी, तथा परिणामी तीव्रता E की दिशा E1 की दिशा में ही होगी, क्योंकि E1 बड़ा है आपका E2 से। यानी जो E1 है इसमें बेटा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो चित्र है, इस चित्र के अंदर देखेंगे तो जो E1 की देखो लंबाई ज़्यादा होती है E2 की तुलना में। देखो यहाँ पर देखो ये E2 की तुलना में ये वाली जो लंबाई है, यहाँ पर ये जो है ये एरो बन रहा है, तो देखो ये E1 बड़ा होगा आपका E2 की तुलना में। जब ऐसा है तो आपका E1 में से क्या घटेगा, आपका E2 घटेगा। E1 में से क्या घटेगा, आपका E2 घटेगा, क्योंकि E1 बड़ा है, E2 आपका छोटा है यहाँ से। जब ये ऐसा है तो आगे क्या होगा बेटा, देखो आप यहाँ से देख पा रहे होगे, यानी परिणामी जो तीव्रता होगी दोनों की, तो E बराबर क्या आएगी आपकी बेटा, E बराबर आएगी E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 आएगी। तो E1 का मान उठा के आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। E1 का मान ये वाला था हमारे पास, ये वाला मान E1 का है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के इंटू Q अपोन R माइनस एल। ये वाला मान कहाँ से आया, ये वाला तो था हमारे पास, यही तो आया, ये वाला यहाँ से मान उठा के रख दिया। अब इसके बाद में हम माइनस, और इसके बाद में आप लोग रखेंगे E2 का मान। कौन सा रखेंगे बेटा, सॉरी
E2 का मान बेटा। अब E2 का मान आपके पास कहाँ है, E2 का मान ये रखा आपने, यानी 1/4πε0 k इंटू Q/R+L का होल स्क्वायर। ये कहाँ से है, यहाँ से मान, ये वाला उठा के मान रखा था मैंने। अब जैसे ही आप लोग ये मान उठा के यहाँ से यहाँ रख देंगे, फिर आप देखेंगे बेटा दोनों में, इसमें देखो 1/4πε0 k और इसमें देखो 1/4πε0 k, सॉरी यानी 1/4πε0 k, और ऊपर देखा जाए तो दोनों जगह पे बेटा यहाँ पर देखो ये Q और यहाँ पर भी ये Q, देखो सेम है दोनों में। जो दोनों में जो सेम है इनको हम ले लेंगे बेटा कॉमन। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जब कॉमन लेंगे बेटा तो ध्यान से देखना, यहाँ से ऊपर से तो दोनों तरफ से Q आ गया आपका, देखो ये वाला Q लिख लिया हमने यहाँ पर, बाहर निकाल लिया। और बटे में देखो यहाँ पर 4πε0 k और यहाँ भी 4πε0 k, यहाँ दोनों जगह से ये बाहर निकल आया है। जैसे ही इसको हम बाहर लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा Q/4πε0 k, क्या बनेगा Q/4πε0 k बनेगा। ऊपर क्या होगा इस वाली स्टेप में आपका बेटा क्या बचेगा, ऊपर का यहाँ वाली ये फर्स्ट वाली स्टेप है, इसमें आपके पास 1/r-l का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इस वाली स्टेप में बचेगा 1/r+l का होल स्क्वायर। जब बेटा ये वाली स्टेप बचेगी फिर क्या होगा कि इनकी, यानी कि जब ये वाली स्टेप अंदर बचेगी तो इस वाले r+l का होल स्क्वायर और r-l का होल स्क्वायर, इनकी आपस में क्या करा देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें, यानी 1/1 में। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो ब्रैकेट के अंदर देखो ये वाला r+l का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह था, और r-l का होल स्क्वायर इधर साइड दूसरी साइड में आ जाएगा, और वटे में r² - l² का होल स्क्वायर हो जाएगा, आपस में नीचे भी गुणा हो जाएगी। ऊपर देखेंगे बेटा, ऊपर तो आपका Q/में 4πε0 k है, और ऊपर जब ये होल स्क्वायर खोलेंगे हम लोग बेटा, कौन से, r+l का होल स्क्वायर और r-l का होल स्क्वायर जब हम लोग खोलेंगे तो खोलने के बाद इसमें से आपकी r² से r² कट जाता है और l² से l² कट जाता है, आपके पास में 4rl बचता है केवल, आपके पास बेटा केवल 4rl बचेगा, और वटे में जो बचेगा वो बचेगा r² - l² का होल स्क्वायर होगा, नीचे वाला वही चलता रहेगा सेम आपका। तो इस हिसाब से आपके इतना बचने के बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा क्या होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ से इसको, जो हमारे पास में जो Q है, इस Q की हम लोग क्या करा देंगे, अंदर गुणा करा देंगे। ये जो बाहर हमारा Q दिख रहा था, ये वाला बेटा Q दिख रहा था, इस Q की 4rl के साथ में हम लोग क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये अंदर पहुँचेगा तो क्या बनेगा आपका 4qrl। अब जो 4 है, इस 4 को हम लोग दो भागों में तोड़ लेंगे। ये वाला जो 4 है आपके पास, ये वाला इसके साथ में ये 4 है, इसको दो भागों में तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे, एक बार यहाँ पर 2 और एक बार ये 2, यानी 2 × 2 करते हैं हम तो 4 होता है, यानी 2 × 2 क्या होता है आपका 4 होता है बेटा। तो 2 × 2 4 होता है, तो हम लोग इसको दो भागों में तोड़ेंगे और क्या करेंगे, एक 2 जो होगा हम l के साथ ले लेंगे और एक 2 को हम बाहर लिख लेंगे, और Q इसी 2l के साथ में ले लेंगे। जब ये ऐसा करेंगे हम बेटा, यहाँ से देख पा रहे होगे आप लोग, जब ऐसा करेंगे तो ये अंदर बनेगा हमारे पास में Q × 2l। Q × 2l जो होता है एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि जो होता है द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो आपका होता है बेटा P। क्या होता है ये होता है आपके पास बेटा P होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, P रख देंगे, यानी Q × 2l की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, P रख देंगे। चूँकि Q × 2l बराबर जो होता है P होता ही है आपका। तो यहाँ से बेटा आपके पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा E बराबर 1/4πε0 k × 2pr। r आपका चल रहा था 2pr, और अपोन में r² - l² का होल स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखी जाए तो बेटा ये जो l है वो r² यानी r की तुलना में बहुत छोटा है। l जो है वो r की तुलना में बहुत छोटा माना जाता है यहाँ पर, और जब छोटा होगा
तो क्या करेंगे, हम एल को हम नगण्य मान लेंगे, बिल्कुल नगण्य नामात्र की वैल्यू मान लेंगे। तो यहाँ से एल जो होगा आपका नगण्य मान के हम छोड़ देंगे इसको, और क्या आ जाएगा आपका ई बराबर जो निकल के आएगा बेटा, यहाँ से देखेंगे आप लोग ई बराबर निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2p अपॉन में r की घात 3। ये कैसे हो गया, तो देखो बेटा इसमें देखा जाए, इस स्टेप में देखोगे आप तो ऊपर तो 2p और एक r है, और नीचे यहाँ से l स्क्वायर जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो फिर r स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होगा, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा हो जाती है, तो 2 दूनी 4, यानी r की पावर कितनी हो जाएगी, 4 पावर हो जाएगी। तो जो ऊपर की एक r है वो नीचे वाली 4 पावर में से एक पावर को कम कर देगी, यानी कट जाएगी, तो केवल 3 पावर रह जाएगी आपकी। तो यहाँ से वही चीज़ बन के आती है बेटा, क्या निकलता है यहाँ से, वही ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p अपॉन में r क्यू होता है। अगर हम लोग द्विध्रुव को हम निर्वात में मान लें कि हमारा द्विध्रुव है वो निर्वात में रखा है या फिर वायु में रखा है, तो इसके लिए वायु के लिए जो परावैद्युतांक k का मान होता है बेटा वो 1 होता है। हम उसको क्या मान लें, 1 मान लें। तो हम k का मान कितना रख देंगे इस समीकरण के अंदर, k का मान, इसमें जो k दिख रहा है इसका मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। जब 1 रखेंगे तो हमारे पास बेटा k जो होगा 1 रख जाएगा, तो हमारे पास बनेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यू न्यूटन प्रति कूलाम बनेगा बेटा, ठीक है। यहाँ तक ये सूत्र आपका बन जाएगा। तो ये यहाँ तक आपने सूत्र देखा, और इस सूत्र में जो था कि आपका निकल के आया, क्या निकल के आया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यू। बेटा यहाँ से आपको क्या दिखाना है, ये दिखाना है कि दिशा भी बतानी है। तो वैद्युत क्षेत्र ई की जो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के सदिश, यानी कि धन आवेश यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी कि सदिश में अगर दिशा की बात करें हम लोग बेटा, तो ऋण से धन आवेश की ओर दिशा होती है। तो ये तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक रहा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने अक्षीय स्थिति में देखा था, अब हम लोग देखेंगे बेटा निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में क्या है आपका, निरक्षीय में देखिए कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बेटा बार बार वीडियो को देखते रहिए, अगर एक बार नहीं समझ आ रहा है तो एक बार देखेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए जिससे कि और बच्चों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। इसमें हमने लगभग पहला चैप्टर जो है, पहले चैप्टर के सारे पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है, और हमें लगता है कि शायद अगर हम इस तरह से एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो हम लगभग एग्ज़ाम तक सारे चैप्टर आपके ख़त्म करा देंगे। और हमने यही टारगेट बना के रखा है कि एक वीडियो एक चैप्टर पूरा, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ले लें हम। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अभी है ये हमारा निरक्षीय के लिए, वो अक्षीय वाला था, अब ये निरक्षीय के लिए। निरक्षीय में क्या है आपके पास में, देखो एक क्षेत्र दिख रहा होगा बेटा, ये है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव आपके पास में है, मान लिया हमने, और वो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये ए बी है। क्या है आपके पास, ये एक ए बी है, ये वाला एक आपके पास में ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव है। और ए बी जो ये रखा जो है, उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो बेटा आपका के है। जहाँ रखा है उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, के है, जिसके ए सिरे पर इसके ए वाले जो सिरा है इसका बेटा, ये जो ए वाला सिरा है, इस सिरे पर जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश है, और इसका जो सिरा जो वी है उस सिरे पर जो आवेश है वो माइनस क्यू आवेश है। दिख रहा होगा आपको, माइनस क्यू आवेश है। अब जो ये दोनों आवेश हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, ये दोनों के दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखें। कितनी दूरी पर, 2l दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु ओ से, निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु ये रहा आपका ओ बेटा, यहाँ से मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, यानी कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, देखो ये वाली आर दूरी पर एक बिंदु है आपका बेटा पी। क्या है, एक बिंदु है आपका पी, यहाँ पर ये बिंदु आपका
P है जहाँ पर आपको क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि P बिंदु है तो जहाँ पर आपको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये तो रहा चित्र का डायग्राम का पूरा फार्मा। ये आपको थ्योरी भी लिखनी है, इसी हिसाब से आपको जैसे चित्र बना है वैसे ही चित्र के आधार पे थ्योरी लिखी जाती है। आप लोग कभी रटने की कोशिश करें तो थ्योरी नहीं रट पाएंगे, सही से नहीं बन पाएगी। आप चित्र बना लेंगे तो सही से थ्योरी उसी हिसाब से लिख दो, जैसे जैसे आपने चित्र बनाया है ना वही सारी चीज़ें लिख दो उस थ्योरी के अंदर। थ्योरी में जो चित्र बनाते हैं हम लोग वही लिखते हैं, उसकी ही रचना लिखते हैं। इसमें बेटा आपको एक दूसरा डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला है। ये वाला जो चित्र दिख रहा है, ये वाला डायग्राम आपका कहाँ से आया, यहाँ से आया। इतने भाग को हमने क्या कर लिया, इसको कट कर लिया। इस भाग को हमने क्या कर लिया बेटा, कट कर लिया है और ये भाग हमने यहाँ पर रख लिया है। आप देखेंगे तो इसमें देखो ये वाला जो E1 दिख रहा है, इसमें भी E1 ऊपर दिख रहा है। इसमें देखो E2 दिख रहा है, इसमें भी देखो E2 आपके ये नीचे दिख रहा है। इसमें E दिख रहा है, देखो इसमें भी आपको E दिख रहा है। ऊपर देखो यहाँ पर बस ये अक्ष नहीं बनाई है, इसमें जो है ये सीधी सीधी ये अक्ष दिखाने की कोशिश नहीं की कर पाई है। तो इसमें ये E1 जो है साइन थीटा और नीचे वाला E2 साइन थीटा होगा और बीच में पॉइंट आपका O है और यहाँ पर कोण भी थीटा बन रहे हैं और ये आपकी दोनों रेखाएं समांतर होंगी, बराबर होंगी। और यहाँ पर फिर ये इधर आपको E बराबर E कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा रहेगा। ये चीज़ें आपको इसमें दिखाई दूसरे वाले चित्र में। तो सेम है, पहला वाला चित्र ही होता है दूसरा वाला चित्र। इसमें आप अगर बेटा देखें तो एक चीज़ है कि AP जो है इसमें आपको कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है, वो क्या है मैं बता दूँ आपको। जैसे ये वाला आपके पास में ये AP है, ये सॉरी 1 सेकंड, ये जो आपके पास में ये A से B तक की दूरी, ये वाली दूरी और P से V तक की दूरी, ये दूरी, ये दोनों दूरियां आपके पास बेटा बराबर हैं इसमें। अब ये दोनों दूरियां बराबर हैं, अगर हम इसको देखें ये एक इस टाइप से त्रिभुज बन रहा है। अगर इस त्रिभुज को ऐसे मिड से देखें हम लोग ऐसे करके तो इसके अंदर दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। एक B की तरफ समकोण त्रिभुज दिख रहा है और एक A की तरफ समकोण त्रिभुज दिख रहा है। आप जानते हैं बेटा, आप समकोण त्रिभुज में आपको कोई दो भुजाएं दी हो तो तीसरी भुजा निकाल लेते हो। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर बेटा इस वाले समकोण त्रिभुज में देखा जाए, अगर इसको हम एक त्रिभुज इसका लेते हैं कोई सा, देखो हम कोई सा भी एक लेते हैं, ये वाला ले लिया हमने, ये वाला समकोण अगर त्रिभुज ले लिया, इस त्रिभुज को लिया, सॉरी इस वाले को लिया, तो इस वाले में देखा जाए तो ये वाली जो भुजा है ये कर्ण कहलाएगी आपकी, ये वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये वाली भुजा आपकी आधार कहलाएगी। तो ये समझ आ रहा होगा, यानी कि ये जो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा क्या आपकी कर्ण हो जाएगी और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी आधार हो जाएगी और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी। अब इस टाइप से ये जो भुजाएं हैं तो आप लोग बेटा यहाँ से तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आप लोग इसमें ये वाली भुजा निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे कि आपके पास सूत्र जो होगा वो सूत्र बनेगा आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो वाला स्क्वायर हट के आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर पे चढ़ जाएगा आके। तो यहाँ से आपके पास में ये जो सूत्र बनेगा, जो दूरी निकलेगी वो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकल के आएगी। कहाँ से, ये BP या फिर AP की दूरी, AP या BP की दूरी जो निकल के आएगी वो आपके पास क्या निकल के आएगी बेटा, वो निकल के आएगी आपके पास में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर, ये चीज़ निकलेगी। जब ये वाली हमारे पास दूरी निकल आएगी फिर अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखेंगे। पहले हम लोग प्लस Q के लिए तीव्रता देखेंगे तो हमारे पास आएगा E1 आएगी, क्या आएगी E1। तो E1 बराबर बेटा आपके पास जो सूत्र निकलेगा E1 बराबर वही सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी कि E1 बराबर जो होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन में, तो इसके अंदर ये जो बनेगा वो बनेगा बेटा आपके पास में रूट के अंदर बनेगी पूरी वैल्यू, किसके अंदर, रूट के अंदर। यानी रूट यहाँ से बनेगा आपका रूट के अंदर, ये बनेगा जो
और इस पे चढ़ेगा आपका होल स्क्वायर। क्या चढ़ेगा? होल स्क्वायर। तो ये जो होल स्क्वायर से जो रूट होगा वो तो कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो आपके पास सीधा सीधा सिंपल आपके पास जो बचेगा वो बचेगा E1 बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी रूट जो होगा वो स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर होता है बटे में। और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी ए से पी दिशा में रहेगी, यानी कि ए से देखा जाए तो ये वाली डायरेक्शन का ये एरो इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो ए से पी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है डायरेक्शन जो होगी किधर है? ए से पी की दिशा में है। अब आता है माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण आपकी तीव्रता जो होगी E2 होगी, और सेम वही आपको प्रोसेस फिर से अपनाना है। E2 बराबर 1/4πε0, यानी E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट के अंदर होगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा? क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। और इसकी डायरेक्शन जो होगी पी से बी दिशा में होगी। इसका देखो एरो बेटा ये नीचे की ओर आ रहा है, तो पी से आ रहा है किधर की ओर? वी की तरफ। तो डायरेक्शन होगी पी से वी की तरफ, यानी प्लस से माइनस की ओर होती है इसकी डायरेक्शन ज़्यादातर। तो यहाँ से यानी पी से माइनस की ओर, यानी पी से बी की तरफ रहेगी इसकी डायरेक्शन। तो इस टाइप से आपने E1 और E2 दोनों चीज़ें निकाल ली। आगे की कहानी को हम देखते हैं, क्या करते हैं कि इनकी परिणामी तीव्रता देखेंगे। तो यहाँ से ये सेम डबल हो गया है, यहाँ से देखिए ये रहा। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, यानी कि स्पष्ट है कि E1 व E2 के मान बराबर हैं और दिशाएं भिन्न हैं। E1 और E2 के मान बराबर हैं, दिशाएं क्या है? भिन्न है। देखा जाए इनकी डायरेक्शन, देखो बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि जो E1 है, ये वाला जो E1 है, सॉरी 1 सेकेंड, ये आपके पास E1 है और जो E2 है, इनकी इसकी देखी जाए इधर दिशा है और इसकी देखी जाए तो ऊपर की तरफ है। तो इनकी दिशाएं तो अलग अलग हैं, लेकिन इनके मान क्या है? सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। दिशाएं भिन्न भिन्न हैं और मान बराबर हैं। अगर ऐसा है तो ए बी के समांतर तथा लंबवत घटकों में वियोजित करने पर लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब वो दूसरा वाला जो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को समझो। देखो ये तो E1 था, ये E2 रहा हमारा। अब ये E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा, ये वाले आपके क्या हैं? E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है। ये वाले आपके लंबवत घटक हैं, ये वाले एक दूसरे पर लंबवत है बिल्कुल। जब ये लंबवत घटक है तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देंगे, यानी कि निरस्त कर देंगे। यानी E1 जो होगा ऊपर की तरफ अपना लगाएगा और E2 नीचे की तरफ लगाएगा, तो इसलिए ये बराबर हैं मान, तो इसलिए ये निरस्त कर देंगे। लेकिन ये वाले जो आपके पास में हैं, ये E1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा, ये होंगे आपके जुड़ जाएंगे। इनकी क्या है? दिशाएं विपरीत हैं, इनमें कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो ये क्या करेंगे? आपके जुड़ जाएंगे। ये जुड़ जाएंगे तो इनकी बात करें तो बेटा हमारे पास ये जो बनेगा, परिणामी जो तीव्रता बनेगी वो E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बने, यानी E=E1, ये बनेगा E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बनेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग बेटा? पीछे हमने जो E1 और E2 के मान निकाले थे वो उठा के इसमें मान रख देंगे हम लोग। E1 की जगह पे हमने पीछे जो मान निकाला था वो निकाला था E1 का 1/4πε0, यानी E1 का जो पूरा का पूरा वैल्यू निकाला था ये वाला था हमारा, ये वाला E1 का वैल्यू था 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये E2 का मान रखेंगे तो E2 का भी सेम था, मान आपका सेम ही था, यानी कि 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसके आगे दोनों में क्या है? cos थीटा चल रहा है। इसमें से देखा जाए बेटा तो ये पूरी वैल्यू देखो, ये वाली पूरी वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में सेम ही है, तो ये दो है यानी डबल हो जाएगी। इनमें से क्या काम करें हम? पूरे में से यानी दोनों में से 1/4πε0 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ से भी 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर को हम लोग बेटा कॉमन ले लें पूरे में से, और तो देखेंगे तो दोनों जगह आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस थीटा बचेगा, एक यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा और एक कॉस थीटा यहाँ पर बचेगा। तो ये दोनों कॉमन, पूरा कॉमन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा, ये दोनों कॉस थीटा मिल के आपके क्या हो जाएंगे, 2 कॉस थीटा हो जाएंगे, यानी कि 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी बेटा वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और 2 कॉस थीटा बनेगा। क्या बनेगा, 2 कॉस थीटा बनेगा। अब यहाँ से बेटा हमें वैल्यू चाहिए कॉस थीटा, किसकी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि कॉस थीटा के लिए जो होता है आधार बटे कार्ड होता है। आपने सूत्र पढ़ा होगा लाल बटे कक्का जैसा, एक याद करने की ट्रिक पढ़ी होगी। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कार्ड। अब इसके अंदर अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये वाला आपका बेटा आधार है ये, और ये वाली वैल्यू आपके पास कार्ड है। ये वाली ऊपर वाली जो वैल्यू है, 1 सेकेंड, ये जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, ये वाली कार्ड है, ये वाली, ये वैल्यू आपकी कार्ड है। तो आधार बटे क्या होता है आपका, कार्ड होता है। तो आधार आपका क्या है, एल, और कार्ड क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो ये वैल्यू हम उठा के रख लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या बनेगा, यहाँ से देखो आपके पास ये निकल रहा है बेटा, यानी ओ ए, ओ ए, ओ ए का मतलब है जो भी ओ से ए तक की दूरी है वो, और ए पी, ओ ए बटे ए पी, और ए से पी तक की दूरी, ए से पी तक की और ओ से ए तक की दूरी अगर रखेंगे बेटा तो ओ ए की वैल्यू जो है वो है आपके पास में एल है, और बाकी ए पी की वैल्यू जो है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ये वैल्यू उठा के हम लोग कहाँ रखेंगे, कॉस थीटा की जगह पे। ये जो कॉस थीटा दिख रहा है इसकी जगह पे जैसे ही हम वैल्यू ये रखेंगे इस कॉस थीटा की जगह पे, तो देखो बेटा ये नई स्टेप बनेगी ये वाली, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर ये वाली कॉस थीटा की वैल्यू रख जाती है। तो कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू रख के तो ये बनता है यानी 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर, और 2 जो था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसके साथ चलता रहेगा। तो ये जो वैल्यू बनने के बाद में यहाँ से देखा जाएगा तो ये 2l इंटू क्यू, यानी ये वाला जो 2l है, ये वाला 2l और इंटू क्यू है, ये दोनों मल्टीप्लाई में q इंटू 2l आ जाएगा। तो आपके पास e बराबर बनेगा बेटा, यहाँ से e बराबर ये वाला पूरा बनेगा, e बराबर क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2l अपॉन में आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। अब एक बात आती है यहाँ पर, ये पावर आ गई 3/2। बेटा देखा जाए तो ये 3/2 कहाँ से आ गया, 3/2 का मतलब है कि ये नीचे वाली, ये वाली स्टेप देखी जाए, ये वाली जो स्टेप है नीचे बटे में, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसके ब्रैकेट लगी है। तो अगर इस पे पूरी ब्रैकेट के ऊपर अगर घात देखी जाए तो 1 मानी जाएगी। कितनी घात मानी जाएगी, इस पूरी ब्रैकेट की घात 1 मानी जाएगी। वहीं अगर इस ब्रैकेट को, इसको देखो तो यहाँ पर ये रूट लगा है, तो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, रूट का मतलब होता है 1/2। अब 1/2 का मतलब है आधी पावर, आधी पावर ये और 1 पावर ये, तो कितनी हो जाएगी, 1.5 पावर हो जाएगी। 1.5 पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2l अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आ गई, ये वाली निकल गई। अब बात आती है आगे, हम लोग क्या करते हैं, q इंटू 2l की जगह पे आप लोग जानते हैं ये है आपके q इंटू 2l बराबर होता है बेटा, इसकी जगह पे p होता है। क्या होता है, p होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव भागुड़ है। ये उठा के वैल्यू हम लोग इसकी जगह पे क्या रख देंगे, p रख देंगे। तो यहाँ से बेटा देखेंगे आप लोग, आपके पास जो बनेगा वो यही वाली वैल्यू जो यहाँ पर इसकी जगह पे रखेंगे आप, तो ये निकल के आता है यहाँ पर, ये बनता है आपके पास में, यानी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन में, इसकी जगह पे Q इंटू 2l की जगह पे क्या आ गया, P आ गया, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर जो हो गई वो 3/2 हो गई। अब यहाँ से सेम वही प्रोसीजर है कि आपका आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर देखा जाए तो बहुत छोटा है। जब आर की तुलना में एल का मान छोटा है तो एल को हम लोग क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे, और नगण्य मान के क्या कर देंगे, तुलना में इसको छोड़ देंगे। जब तुलना में छोड़ देंगे नगण्य मान के, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में निकल के E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू
P अपॉन R की पावर 3/2। जब R की पावर 3/2 यानी R स्क्वायर की पावर 3/2 आएगी, और यहाँ से एक चीज़ देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे कि ये इस R का स्क्वायर और ये बटे वाला स्क्वायर आपस में क्या कर, बटे वाली जो दो है वो आपस में क्या बोलेंगे, कट जाएंगे। जब कटेंगे यहाँ से तो आपके पास में जो बनेगा बेटा, और वो वैल्यू बनेगी आपके पास में E बराबर 1/4πε0k इंटू P अपॉन R क्यू, R की पावर 3 हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम में, ये वैल्यू आपके पास निकल आई। बात आती है कि अगर हम लोग ये निर्वात के लिए k का मान 1 मान लेंगे, वायु या निर्वात के लिए k का मान क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू पी अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलाम जो है, तो इसमें k का मान 1 रख जाएगा, और 1 रखने पर जो बनेगी वैल्यू वो बेटा आपके पास ये बनेगी E बराबर 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपके पास में सूत्र बनता है, निकल के आता है, यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आप एक चीज़ और है, ई की दिशा जो होगी द्विध्रुव की अक्ष के समांतर होगी, ई की दिशा होगी वो अक्ष के समांतर होगी, और कौन से धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, यानी किधर की ओर, यानी कि ई की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो ये आपका सूत्र यहाँ तक निकल गया। आप लोगों को ये कुछ सूत्र समझ आया होगा कि निरक्षीय स्थिति में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कहता है उसको देखते हैं। 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं इस पार्ट के हम लगभग सारे क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करेंगे विद न्यूमेरिकल। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी देनी है। तो इसकी थ्योरी देख लीजिए आप। वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। बेटा क्या होता है, कोई दो आवेश ले लो, कुछ आपस में दूरी पर होंगे। मान लो ये वाला आवेश एक यहाँ रखा है और एक आवेश ये रखा है। जब यहाँ पर एक क्यू है तो यहाँ पर भी एक क्यू होगा। अब दोनों के आवेश की मात्रा जो होगी वो समान होगी, बस फर्क कितना होगा, अगर ये वाला आपका प्लस है तो ये माइनस होगा। ये आपस में देखा जाए तो इस टाइप से आपका एक निकाय बनेगा, और इनके बीच की दूरी कुछ ले लेंगे हम लोग, ये इस टाइप से माना r इसके बीच की दूरी। तो इस टाइप से आपका ये वैद्युत द्विध्रुव बनता है, और उनके बीच की दूरी और उसके गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको आप आगे एक चित्र से देखेंगे बेटा, ये देखेंगे यहाँ से। अब यहाँ देखा जाए आप लोग तो देखेंगे कि एक आपका द्विध्रुव है। द्विध्रुव की बात करें हम लोग तो ये वाला जो है आपका AB एक आपका वैद्युत द्विध्रुव है। A सिरे पर आपका प्लस क्यू आवेश है और B सिरे पर आपका माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों पर फोर्स लग रहा है, यानी ये जो आपको ये एरो दिख रहे हैं ये इस टाइप से ऐसे दिख रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है। इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा, और जिससे ये क्या होंगे कि एक समांतर होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो द्विध्रुव पर शुद्ध स्थानांतरण बल F बराबर QE माइनस QE बराबर जो होगा वो 0 होगा। यानी कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इस पर जो बल होगा, यहाँ पर जो बल लगेगा, यहाँ पर जो बल लगेगा और जो यहाँ पर लगेगा, वो दोनों बल क्या होंगे आपके बराबर होंगे। और ये जो बल होता है E और Q के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए, सेकंड नंबर देखें तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाए तो उसके आवेशों पर समान और विपरीत बल माइनस QE
तथा प्लस क्यू ई अर्थात एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। यह मान वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू पर लगने वाले बराबर एवं विपरीत बल प्लस क्यू ई व माइनस क्यू ई एक बल युग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर ई की दिशा में लाने पर प्रयत्न करता है। इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? समझ आया कुछ? क्या होता है बेटा, जब किसी द्विध्रुव को, मान लो ये है द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो जो वैद्युत क्षेत्र में रखा तो ये क्या होता है कि इस टाइप से इधर को घुमाएगा और ये वाला जो होगा इधर को बल लगाएगा और बल लगा के ये इसको बिल्कुल ऐसे करके सीधा करने की कोशिश करता है, बिल्कुल सीधा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बिल्कुल ही सीधा करने की कोशिश करता है। अब जो कोशिश करता है और इस कोशिश करने के लिए इस पे बल लगता है, उस बल को कहते हैं, यानी कि इसको द्विध्रुव को घुमाकर बिल्कुल रेखांकित करने का जो काम करता है, बल लगता है, उस बल को हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब इस प्रत्यानयन बल का आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्या होता है इसका जो सूत्र बनता है वो कौन बनता है? बल जो होता है बल तथा बलों के मध्य लंबवत दूरी। बल आपका F है और बलों के मध्य जो लंबवत दूरी है वो माना इसके बीच में AC है। देखो ये वाला जो बल है, इनके बीच का बल देखा जाए तो ये बल है आपके पास, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये F बल दिख रहा है और नीचे भी आपको बल एक F दिख रहा है, ये वाला बल आपको F दिख रहा है। अब इनके बीच की जो रेखांकित दूरी है बीच की वो देखी जाए तो ये AC है, ये वाली जो दूरी है वो क्या है आपकी AC है। AC जो है वो 2L sin थीटा, ये वैल्यू उठा के हम लोग इसमें रख देंगे आगे, और इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से तो देखा जाए तो ये बनेगा F का वैल्यू होता है QE और यानी AC का वैल्यू जो है वो 2L sin थीटा है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर रख देनी, तो यहाँ पर ये बनता है Q इंटू 2L और E साइन थीटा, तो बराबर बनता है PE, यानी Q इंटू 2L की जगह पे क्या रख जाएगा आपका P रख जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू की जगह पर क्या रख जाएगा P रख जाएगा और बाकी E साइन थीटा यहाँ पर ये चल ही रहा है, तो PE साइन थीटा न्यूटन मीटर होगा, जहाँ P बराबर Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो यहाँ से आपको P इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो टाउ के बराबर होता है, टाउ होता है, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा, इसको हम लोग किसी फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ से ये टाउ बराबर निकल आता है द्विध्रुव आघूर्ण। अगर यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, अगर लंबवत रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी, तो थीटा की जगह पे आप लोग क्या रख सकते हैं 90 रख सकते हैं। तो आरोपित टाउ मैक्सिमम निकालें तो PE साइन 90 का मान जो होता है बेटा 1 होता है, तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा PE आ जाएगा, तो यहाँ से P की वैल्यू निकलेगी P इज इक्वल टू जो निकलेगा टाउ मैक्सिमम अपॉन E आएगा 3, तो E बराबर अगर हम लोग 1 न्यूटन प्रति कूलाम रख दें तो P इज इक्वल टू टाउ मैक्स आ जाएगा, कूलाम प्रति मीटर आ जाएगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा यहाँ से, और उस बल युग्म के बराबर है जो कि द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर कार्य करता है। समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? क्वांटीकरण क्या होता है उसकी बात करें। देखो क्वांटीकरण में बेटा सिंपल है, क्या है कि अतः किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q है, तो Q बराबर प्लस माइनस n ही हो सकती है, यानी कि कोई भी पदार्थ है अगर उस पर आवेश की मात्रा देखें हम लोग तो इस सूत्र के बराबर ही होगी, Q बराबर प्लस माइनस NE। हमेशा याद रखो कभी भी किसी भी पदार्थ पे कोई भी आवेश है तो
पूर्ण रूप से होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण रूप में होगा, कभी भी अंश हर में नहीं होगा। जैसे देखा जाए यहाँ से n का मान जो हो सकता है आपका वो हो सकता है 1 2 3 4 अनंत तक इस टाइप से चलता चला जाएगा। और e का मान आप जानते हैं, e का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये पावर है माइनस, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमेशा याद रखना है कि इस प्रकार किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश सदैव e के पूर्ण गुणज, ई के पूर्ण गुणज, जैसे आपके पास देखा जाए बात करें तो ई या फिर 2e या फिर 3e 4e 5e 6e 7e डॉट 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 इत्यादि हो सकता है। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा यानी कि आवेश की भिन्न मात्रा नहीं हो सकती, यानी आवेश की भिन्न, जैसे 3/2e या 5/2e या फिर 7/2e इत्यादि में नहीं होता है, यानी कि अंश और हर के रूप में। जैसे आपके ये लिखा है इस टाइप से, थोड़ा मिस्टेक में है, लिख गया है मिस्टेक, तो ये है 3/2e या फिर 5/2e या फिर 7/2e, यानी कि अंश और हर के रूप में नहीं हो सकता। जैसे 2.5 3 सवा पौन 1.5 ऐसे नहीं हो सकता आपका कभी भी, 7.5 8.5 इस हिसाब से नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना है कि जो आवेश होता है वो ई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है और अंश हर के रूप में नहीं होता है। और इस आवेश को क्या होता है, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, ये छोटा से छोटे आवेश होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। हमेशा याद रखना है कभी भी आवेश निकल के आएगा तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में निकल के आएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कभी नहीं आएगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन 2.25 इलेक्ट्रॉन 3.25 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन या 4.5 इलेक्ट्रॉन या 5.5 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप में कभी नहीं आएगा। यानी कि आवेश जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के, यानी पूर्ण संख्या के गुणज में होता है, कभी भी अंश हर और बटे की रूप में नहीं होता है। तो यही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम का सूत्र लिखिए। देखो कूलाम का नियम है क्या, वैद्युत बल संबंधी। तो कूलाम का नियम 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। और ये जो नियम दिया, जिस कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, इस नियम के अनुसार क्या होता है क्या, देखो 2 स्तर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो कूलाम के नियम से उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, देखेंगे। ये देखेंगे यहाँ पर चित्र में, जो बल होगा वो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 या फिर F = K Q1 Q2 अपॉन r²। देखो बेटा इसमें पहले चित्र को समझ लो, डायग्राम को। सॉरी, इसमें 2 आवेश आते हैं। देखो एक ये Q1 आवेश है, एक ये आवेश Q2 है। दोनों जो आवेश हैं वो आपस में r दूरी पर रखे हैं। अगर यहाँ से ये आवेश क्या करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब ये जो बल लगाएंगे ये दोनों प्रकार का बल हो सकता है, या तो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब ये एक दूसरे को अपनी ओर भी खींच सकते हैं और ये एक दूसरे को अपने से दूर की ओर भी हटा सकते हैं। ये तो इस टाइप से देखा जाए तो दोनों प्रकार का बल हो सकता है। जब ये ऐसा है तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं आप लोग बेटा, क्या है कि इसमें
आपके पास जो हमने बताया था अभी, क्या शर्त क्या है इसकी? शर्त ये कह रहा, पहली शर्त ये है कि जो लगने वाला बल होगा वो इन दोनों आवेशों, ये जो दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ से जब गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तो यहाँ से देखो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, यानी Q1 और Q2 जो दो आवेश हैं इनका गुणनफल जो होगा वो F के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी शर्त बताई थी, इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये आर, तो यहाँ से ये चीज़ आपकी बनी F व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। दोनों को एक साथ मिला के रख देंगे हम लोग। जब इन दोनों को मिला के रखेंगे एक साथ तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। जैसे यहाँ से अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं वैसे यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है, एक नियतांक आता है और वो आता है K। नियतांक जो होता है वो K होता है, तो F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बनता है। अब यहाँ पर जो K होता है, इसकी K नियतांक का एक मान होता है, वो मान होता है 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब ये मान आप उठा के यहाँ पर रख देंगे इसमें, तो F बराबर जो बनेगा वो बनेगा 9 गुणा 10⁹9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो न्यूटन बनेगा तो यहाँ से K का वैल्यू हम जो रखते हैं, K का वैल्यू हम ये भी मान सकते हैं, K बराबर जो मान सकते हैं बेटा तो K बराबर ये जो वैल्यू होता है, एक होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ही हम लोग अगर हल करते हैं तो ये निकल के आता है 9 गुणा 10⁹9 निकल के आता है, तो ये डायरेक्ट मान है ये। तो यहाँ से जो बनेगा वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बनता है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन बनता है। इस टाइप से ये जो मान बनता है, यहाँ से अगर ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू देखें आप लोग तो ये एप्सिलॉन नोट का मान होता है ये 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका एप्सिलॉन नोट का मान होता है। अब अगर हम लोग बात करें किसी माध्यम की, कोई माध्यम है तो उस माध्यम में अगर देखें तो तेल, कांच या अभ्रक आदि हो तो K रख सकते हैं हम लोग। यहाँ माध्यम की बात करें तो F बराबर जो निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K अपोन में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन होगा। इस टाइप से ये निकल के आता है न्यूटन में। और जहाँ जो K होता है वो एक विमाहीन है, इसका कोई मान होता नहीं है K का, नहीं इसकी कोई विमा नहीं होती है। और K का मान अक्सर मोस्टली वायु या निर्वात के लिए जो होता है वो 1 लिखा जाता है। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, परावैद्युतांक होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक व विमा लिखिए। ये अदिश है अथवा सदिश, सदिश है तो इसकी दिशा बताइए। ये देखो थोड़ा मिस्टेक से टाइप हुआ है, ये बीमा है, बीमारी लिख गया है लेकिन ये विमा है। ठीक है, विमा बतानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है उसके बारे में देख लीजिए। देखो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से, यानी कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव तो आप जानते हैं, कोई दो ऐसे आवेश जो आपस में विपरीत प्रकृति के हों और बराबर मात्रा के हों, परिमाण बराबर हो लेकिन प्रकृति दोनों की विपरीत हो, एक प्लस हो तो एक माइनस हो, लेकिन दोनों की जैसे एक पे 10 कूलाम है प्लस का तो दूसरे पे भी 10 कूलाम माइनस का होना चाहिए, यानी परिमाण तो बराबर होना चाहिए। ऐसे यानी कि दो बिंदु आवेशों से जो एक निकाय बनता है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वही चीज़ है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से कोई एक आवेश ले लें जिसका परिमाण होना चाहिए, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी
जो बीच की दूरी होगी, जो दोनों आवेश जितनी दूरी पर रखे होंगे, वो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। माना दो आवेश अगर -q व +q एक दूसरे से अल्प दूरी 2L मीटर पर हैं, नहीं स्थित हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण बनेगा बेटा, वो बनेगा आपका, यहाँ से देख लीजिए, ये आ रहा है आपके पास में P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L आएगा, ये वाला आपका बनेगा। तो ये आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ से ये चीज़, अगर इसकी बात करें बीमा वगैरह और इसकी राशि की, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। इसकी दिशा जो होती है द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की होती है, और होती है, यानी कि यहाँ पर आप दिशा देख पा रहे होंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा देख पा रहे हैं, ये एरो बना है इस टाइप से इधर साइड के लिए ऐसे दिखा रहा है। तो ये माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी कि अनुदिश, यानी अक्ष के अनुदिश माइनस से प्लस आवेश की ओर होती है। और अगर इसकी आप लोग मात्रक की बात करें तो कूलाम मीटर होता है। इसका मात्रक जो होता है बेटा वो कूलाम मीटर होता है, मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। और अगर इसकी विमा की बात करें तो LTA होता है। क्या होता है? LTA होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, 1 सेकंड, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? स्थिर वैद्युत की अथवा स्थिर विद्युत विज्ञान किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत की अथवा स्थिर विद्युत विज्ञान किसे कहते हैं, इनमें आपको बताना है। ये क्या चीज़ है? देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, यानी कि जिन पर आवेश क्या हो, स्थिर रहता है। स्थिर विद्युत की अथवा, यानी कि अलग अलग लिख गया लेकिन विद्युत की एक साथ में होता है, स्थिर विद्युत की अथवा स्थिर विद्युत विज्ञान कहलाता है। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसमें आवेश, जिन वस्तुओं पर आवेश जो होता है वो स्थिर रहता है, यानी आवेश की मात्रा स्थिर रहती है, वो आपकी स्थिर वैद्युत की या स्थिर विद्युत विज्ञान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? यानी विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। यानी कि विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उनका अनुभव करता है। बस ये विद्युत आवेश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में आवेश संरक्षित रहता है? जी हाँ, संरक्षित रहता है। घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है, अतः इस क्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका बेटा, आवेश की मूल इकाई से क्या तात्पर्य? तो एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के आवेश को आवेश की मूल इकाई माना जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, या ये प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो। प्रोटॉन होगा तो प्लस में आएगा और इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, मान। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कारण सहित बताइए। देखो, अगर कोई भी चालक है और अगर हम उसे धनावेशित करेंगे तो उसमें से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो धनावेशित हो जाएगा, और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो निकलने से क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जितने निकले उनके द्रव्यमान के बराबर उस पदार्थ पर क्या हो जाएगा? उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। जब उतना द्रव्यमान कम हो जाएगा तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है कि कमी आ जाती है, यानी कि द्रव्यमान घट जाएगा, क्योंकि धन आवेशित करने पर चालक में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले तो उनका कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही, वो बाहर निकले। बेटा ये न्यूमेरिकल है हमारा, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। क्यू का मान ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर बेटा एक सूत्र होता है, क्यू बराबर क्या होता है आपका? देखो,
ये होता है Q बराबर एन ही, हम पीछे बताए हैं आपको Q बराबर एन ही होता है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है ये 12.5 गुणा 10⁻18 जो दे रखा है वो n का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है बेटा? n का मान। तो ये n का मान यहाँ पर उठा के रखेंगे और e का मान आप लोग जानते हो 1.6 गुणा 10⁻12 होता है। जब ये ऐसा इसको करेंगे हम लोग तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे 12.5 और 1.6 की जो गुणा कराएंगे और 10 की घात यहाँ से ये प्लस की 18 है, ये वाली बेटा आपकी 10 की घात 18 प्लस की है और ये घात 10 की घात 19 माइनस की। माइनस प्लस की घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो 18 घात जो हो जाएंगी वो 19 में से जाएंगी तो केवल एक घात माइनस की बचेगी। और जब एक घात माइनस की बचेगी वो घात क्या हो जाएगी? माइनस को प्लस में बटे में ले जाएंगे हम लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में। यानी जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो सब मल्टीप्लाई वगैरह कराने के बाद में जो मान आएगा वो 2 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 2 कूलाम आएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 6.25 गुणा 10⁻18 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुणा 10⁻18 होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखो 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। तो n का ज्ञात करने के लिए तो n बराबर Q/E आपका सूत्र होता है। यानी n बराबर Q/E जो होता है आपका वो सूत्र होता है n बराबर Q/E। तो यहाँ से Q का मान जो होता है आपका 3.2 कूलाम है और E का मान है वो 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा यहाँ से और यहाँ से आपके देखेंगे मान निकालेंगे तो 1.6 गुणा 3 यानी 16 दूनी 32 यानी कि 2 बार जाएगा और 10 की घात माइनस की 19 को ऊपर ले जाएंगे इसको क्या हो जाएगी? प्लस की। तो 2 गुणा 10 की घात प्लस की 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या आएंगे? 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये न्यूमेरिकल आपका है। अगला है जो सवाल है सॉरी 1 सेकंड, इसका सवाल रह गया, छूट गया, तो ये अधूरा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा होगा f का मान पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूत्र में मान रखेंगे तो f बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। Q1 का मान जो आपको दे रखा है यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान आपके पास जो है वो क्या है? ये वाला है 9 गुणा 10 की घात 9 है। और ये Q1 का मान है जो इलेक्ट्रॉन है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और ये Q2 का मान जो है 1.6 गुणा 10 की घात -19। और यहाँ पर जो R का मान है वो 4.0 गुणा 10 की घात -15 और इसका क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। जब इन सबको कैलकुलेट ऊपर वालों को इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 23.04 गुणा 10 की घात -29 आ जाएगा। और बटे में आपका चल रहा है, आपका बटे में चल जाएगा। स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 गुणा 10 की घात 15 का स्क्वायर करेंगे 30 हो जाए, 15 दूनी 30 हो जाए यानी 15 की 2 की गुणा आएगी 30 आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू बेटे में आ गई। इन सबको आप लोग क्या करेंगे? ये घातों को ऊपर ले जाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो प्लस की 1 घात बचेगी और 16 से इसको जब भाग देंगे 23.04 को तो आ जाएगा 14.4 न्यूटन आंसर आएगा इसका। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे है आपका यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तब इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? निरपेक्ष यानी एप्सिलॉन नोट पूछा है इसने। तो एप्सिलॉन नोट बराबर आपका एक सूत्र होता है, एप्सिलॉन नोट बराबर होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट के होता है। यानी एप्सिलॉन का मान पूछा है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट के होता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 गुणा के का मान आपको 81 दे रखा है। यहाँ से जब इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 7.17 गुणा 10 की घात -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर रहेगा न्यूमेरिकल का। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे अगर अब आ जाता है हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, बहुत पूछता है। न्यूटन का ये है न्यूटन प्रति कूलाम, यानी ये वाला आंसर है न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी में निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? देखो आपके वैद्युत क्षेत्र के बहुत सारे मात्रक हैं, बहुत सारे। देखो न्यूटन प्रति कूलाम हो या फिर वोल्ट मीटर हो
या फिर जूल प्रति कूलाम मीटर हो। अगर ये हैं तो ये सारे के सारे आपके जो मान हैं वो वैद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं, वैद्युत क्षेत्र के। लेकिन वहीं अगर ये जूल प्रति कूलाम की बात करें तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका सवाल है वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। वैद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम स्क्वायर न्यूटन, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ये वाला कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। तो नेक्स्ट है आपका, ये कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण जो होगा वो ये होगा आपका ई वेक्टर इंटू पी वेक्टर, ई वेक्टर इंटू पी वेक्टर होगा। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे। हमने पहला जो चैप्टर था हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र जो था उसको फिनिश कर लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखेंगे, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी वीडियो आने के लिए आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे आप लोग आगे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।